अब यहाँ पर जिस तरीके से चर्चा चल रही है, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो मैग्सेसेस प्राइज विनर हैं, अब जो सोनम वांगचुक जी 6 मार्च से वह अपना अनशन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं, सिर्फ पानी और थोड़ा सा नमक के ऊपर वो अभी रह रहे हैं। और उनकी जो मांग है, उनकी जो डिमांड है, हमने आगे भी हमारे वक्ताओं ने चर्चा करी है, पैनलिस्ट ने चर्चा करी है। तो सबसे पहले तो कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के जो 6th शेड्यूल है उसमें डाला जाए। उसके साथ ही उन्होंने ये मांग की है कि इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। साथ में इन्हें लद्दाख में 2 एमपीज चाहिए, इसकी भी मांग की है। और साथ में इन्होंने कहा है कि हमारे जॉब्स को सिक्योर करने के लिए स्टेट सर्विस कमीशन का गठन किया जाए। ये सब मांग करने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे, तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि उनकी ये सब मांग को पूरा किया जाएगा। परंतु जैसे ही चुनाव खत्म हुए तो फिर तू कौन मैं कौन वाली बात हो गई है। यहाँ पर तो हम सभी जानते हैं, मोदी जी सिर्फ जुमले दिया करते हैं, बस सिर्फ बातें किया करते हैं, परंतु जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं तो उनके सारे वादे खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये अभी जो ऑटोनोमस बॉडी बनाने की बात चल रही है, ऑटोनोमस काउंसिल बनाने की बात चल रही है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चाहिए, और उसी मुद्दों के लेकर जो हमारे एजुकेटर हैं, जो एनवायरमेंट है और जो कि एक्टिविस्ट है, सोनम वांगचुक ने अभी अपना अनशन चालू रखा है। आज उनका अनशन का 16वां दिन है। तो अब हमारे बीच में जागृति राही जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक शास्त्री है, मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ कि जागृति राही जी आप आइए और इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दीजिए। जी, जी जागृति राही जी। जी धन्यवाद आराध्य जी। हम लोग जो है आज अभी अभी लौटे हैं। अनशन हम लोगों ने दिन भर का आज उपवास रखा था। बनारस में साझा संस्कृति मंच और उसके अलावा तमाम साथियों ने जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं, ऐसे तमाम साथियों ने मिल करके आज दिन भर का उपवास रखा। सोनम वांगचुक जी और 78 उनके और साथी जो पिछले 15-16 दिनों से आज 16वां दिन था, उपवास पे हैं, अनशन पे हैं। तो हम लोग टाउन हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने आज दिन भर 10 बजे से बैठे थे शाम के 5 बजे तक। और उनकी जो मांगे हैं उनके समर्थन में हम सब बनारस और पूर्वांचल के साथियों ने आज का धरना और उपवास रखा था। मुझे ये कहना है कि जिस तरह से ये सरकार जो है जो वादे करती है और हर बार उससे बदल जाती है, तो ये वक्त है जब हम उनसे उनकी जवाबदेही मांग सकते हैं। और जिस तरह से लद्दाख की जनता को ठगा गया ये कह के कि आपको 370 हटाया जाएगा और आपको स्टेट का दर्जा मिलेगा और आपको आपकी पहचान मिलेगी, ये कह के उन लोगों से समर्थन लिया गया। और अब उनको उनका जो हक था, वो वादा जो था वो पूरा नहीं किया जा रहा है। तो वहाँ की जिस तरह से जनता पूरी आंदोलित है और लगातार रैलियां हो रही हैं 20-20 हजार लोगों की 15-16 डिग्री माइनस डिग्री टेम्परेचर में, और इतने दिनों से लोग उपवास पे बैठे हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री को और देश के तमाम नेताओं को फुर्सत नहीं है कि बॉर्डर इलाके में देश की जो छत कही जाती है उस इलाके में इस तरह का प्रदर्शन हो रहा है और लोग अनशन पे और धरने पे बैठे हैं। और लेकिन हमारे नेताओं को फुर्सत नहीं है, सत्ता में बैठे हुए लोगों को, कि उनसे बातचीत करें और उस समस्या का हल निकालें। और उनकी मांग बिल्कुल जायज है। हम मानते हैं कि जहाँ पे 78 मतलब लगभग पूरी आबादी जो है वो आदिवासियों की है, और वो जो 6वीं अनुसूची की मांग कर रहे हैं वो उसी के लिए बना है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के लिए उनके ही लिए वो बनाया गया है प्रावधान। तो फिर उनको लागू करने में दिक्कत क्या है? दूसरी, अभी सारे देश में चुनाव हो रहा है और कश्मीर में सब कुछ शांति है और इसी के नाम पे 370 हटाई गई। तो फिर आप कश्मीर में और लद्दाख में चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? और उनको जो विधानसभा में उनके सदस्य हुआ करते थे, जो ऑटोनॉमस बॉडी में आप चाहे
या यूनियन टेरिटरी के तौर पर जो उनकी मांग है कि एक स्वतंत्र जिला परिषद का गठन और स्वतंत्र रूप से उनके जनप्रतिनिधियों को चुनने का हक जो है वो दिल्ली में भी यूनियन टेरिटरी में मिला है, पौंडीचेरी में भी यूनियन टेरिटरी में मिला है, ऐसे देश के तमाम यूनियन टेरिटरी में। तो ये हक लद्दाख के लोगों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? दूसरा, जिस तरह से वहां के पर्यावरण की चिंता है, वो बड़ा नाम है सोनम वांगचुक इस देश के साइंटिस्टों में और पर्यावरण विशेषज्ञों में माने जाते हैं, इंटरनेशनली उनकी ख्याति है। वो कह रहे हैं कि हमारे इलाके को सुरक्षित रखना इस देश के पूरे देश के पर्यावरण के लिहाज से और पूरे भौगोलिक क्षेत्र में लिहाज से बेहद जरूरी है। वहां पे बड़े बड़े जमीनों के पट्टे अलॉट किए जा रहे हैं, वहां का पर्यटन उद्योग जो है पूरा का पूरा स्थानीय लोगों के हाथ से छीन के बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। और दूसरा कि वहां के लोगों के को बिना किसी तरह की विश्वास में लिए वहां पे लिथियम का भंडार मिला है, वहां पे कोयले का भंडार मिला है, ये बोल के और खनन के लिए दिए जाने की पूरी प्लानिंग की जा चुकी है। तो इस तरह की जो प्लानिंग है, जो विकास के नाम पे लद्दाख के लोगों को जो कीमत जिसकी चुकानी पड़ेगी और उसके बाद देश को भी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके लिए ये उनका उनका जो प्रयास है ये बहुत अच्छा है कि इतनी बड़ी संख्या में आज पर्यावरण के सवाल पे और अपने हक के सवाल पे लद्दाख के लोग आंदोलित हैं और शांतिपूर्वक अपने मांगों के लिए जो है बैठे हुए हैं। नहीं तो हालात जो है इस देश के बॉर्डर इलाके में और भी आप देख रहे हैं कि मणिपुर में क्या हो रहा है और तमाम जगहों पर क्या किया जा रहा है। उसकी तुलना में आप देखिए कि वहां के लोग कितने एक अच्छा लीडर उनको मिला है जिसकी वजह से वो इस तरह से शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के मनवाना चाहते हैं। एक और उनकी जो बिल्कुल जायज मांग है जिस तरह की कि वो कर्मचारियों के लिए जो कर्मचारी परिषद की बात कर रहे हैं और वहां स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिल सके, इसकी बात वो कर रहे हैं। ये बात को भी समझने की जरूरत है। ये सारी जो डिमांड्स हैं ये लोकतांत्रिक तरीके से उठाने का उनको बिल्कुल हक है और इस बात को लेकर के हम लोग सब आभारी हैं कि वो पूरे देश में और दुनिया में ये उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जिस तरह गांधी जी ने 21 दिन का उपवास किया था, अनशन किया था, उसी रास्ते पे वो चले हैं। एक लास्ट बात ये कहना चाहूंगी कि किसानों की तरह से उन्होंने भी मार्च निकालने का अंतिम दिन 21वें दिन पे जो है कहा है, 26 तारीख को कॉल लिया है, 24 को पूरे देश भर के लोगों को समर्थन देने का कॉल लिया है एक दिन के उपवास के लिए। इस समय 5-5, 6-6 हजार लोग उनके साथ बैठ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 10,000 लोग बॉर्डर पे जाएंगे देखने के लिए, क्योंकि जो घुसपैठ है चीन का वो भी एक बड़ा मुद्दा है उनकी नजर में, क्योंकि उनकी जमीन को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं कि ना कोई आया है, ना कोई गया है, ना कोई चीन के साथ हमारा कोई मतभेद नहीं है। जबकि सच्चाई यही है कि एक बड़ा हिस्सा जमीन का जो बहुत ही प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत इलाका है वो चाइना के कब्जे में है इस समय और लगातार कन्फ्रंटेशन वहां के लोगों को झेलना पड़ता है। तो उन्होंने बॉर्डर पे जाने का और खुद से रियलिटी चेक करने का फैसला किया है और ये शायद इस देश के इतिहास में पहली बार होगा कि बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए भी आम लोगों को चैलेंज करना पड़ रहा है और उनको प्रयास करना पड़ रहा है। तो ये 10 साल बर्बादी के जो हैं, पिछले 10 सालों में जो जिस तरह की चुनौतियां खड़ी की गई है सरकार के द्वारा, उनके फेल्योर में एक और फेल्योर है अपने आप में। और मैं मानती हूँ कि इस पूरे प्रयास के लिए सोनम वांगचुक जी का हम लोगों को आभारी होना चाहिए और भगवान उनको स्वस्थ रखे और लंबी उम्र दे और वो लगातार जो है इस संघर्ष में लोगों को जोड़ करके नेतृत्व दे सके और देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। देश के नेतृत्व कर्ताओं को, नेताओं को, सबको उनके कॉल पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि उनकी जान बहुत कीमती है और वहां लद्दाख के लोगों की मांगे और उनका आंदोलन भी बहुत कीमती है, उसको सही दिशा मिलनी चाहिए। इस देश का किसान आंदोलन कर रहा है, इस देश का जवान आंदोलन कर रहा है, इस देश का पूरा जो आदिवासी और इंडिजिनस लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। इस देश की महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर के आंदोलन कर रही हैं और दुखी हो रही हैं। तो ये जो हालात हैं 2024 की चुनौती के लिहाज से देखा जाए तो हम लोगों को इस बात को, इस कड़ी को जोड़ना चाहिए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ा होना चाहिए। और बनारस लगातार उनके साथ है, पूर्वांचल के और तमाम जिलों से भी हम लोग ये अपील करेंगे साथियों को आगे आने वाले दिनों में कि उनकी कॉल को हम लोग लगातार यहाँ से सपोर्ट करें और साथ दे सकें। धन्यवाद।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी, आपने बहुत ही डिटेल में बहुत सही तरीके से इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला। अब हमारे बीच में प्रोफेसर आनंद कुमार जी भी हैं, मैं उनको दोबारा बुलाना चाहूंगी कि यहाँ पर आप देखिए कि जिस तरीके से लद्दाख के अंदर ये आंदोलन चल रहा है, 10% जनता जो लद्दाख की थी वो सड़कों पर उतर आई और 6 मार्च को उन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन किया। और इसी तरीके से आपने देखा है कि पंजाब के जो किसान है वो भी आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाएं आंदोलन कर रही है, मतलब हर जगह आंदोलनों का माहौल बना हुआ है। उसके बावजूद भी अब मैं थोड़ा सा विषय से हटकर जाती हूँ। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो ये किस तरीके से ये इस कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि आप कुछ टिप्पणी दीजिए, किस तरीके से ऐसा हो सकता है। जी आनंद कुमार जी। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। इस भरोसे पर है कि वो 400 से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे 543 सीटों में से। इसका एक ही कारण हो सकता है कि उनके पास कोई तरीका ऐसा हो जो जनादेश के बजाय शासन के आदेश के आधार पर जय और पराजय घोषित करें, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश, यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया है सीटों का, 80 सीटें हैं। जो दूसरा बड़ा प्रदेश है महाराष्ट्र, वहां पर भी श्री शरद पवार जैसे दिग्गज राष्ट्रीय नेता के नेतृत्व में कांग्रेस, शिवसेना का एक बड़ा हिस्सा और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी साथ चल रही है। और बंगाल में जो परिस्थितियां हैं, ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरे बंगाल की जनता एकजुट है। ऐसे बिहार में जो रैली हुई 3 मार्च को, उससे ऐसा लगता है कि पिछली बार ये 39 सीटों पर जीते थे 40 में से, इस बार 19 सीटों पर भी विजय मिले तो बड़ी भारी उपलब्धि होगी। तो ये जीतेंगे कहाँ? दिल्ली में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इनको लगभग 100% सीटों पर जीत मिली थी। इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर ये परिस्थितियां जमीन की इनके खिलाफ हैं और फिर भी ये दावा करते हैं कि 400 सीटें जीतेंगे, तो लगता है कि इन्होंने अपने नौकरों को यानी अफसरों को ये निर्देश दिया है कि मशीन की बदौलत हम मतदाता के फैसले के खिलाफ एक आदेश ले आए। इस पर देश भर में विरोध हो रहा है। वकीलों का विरोध बहुत महत्वपूर्ण है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, जानकार लोग हैं। वैज्ञानिकों का विरोध महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दलों का विरोध ईवीएम मशीन को लेकर के चौतरफा फैल रहा है। उसके बावजूद भी न सुने, ये तो तानाशाही है। जनतंत्र जनता की आवाज पर चलता है, लेकिन मुट्ठी भर लोग जो कुर्सी पर कब्जा करके कॉरपोरेट की मदद करते थे और उन्होंने भारत को अरबपतियों का स्वर्ग बना दिया। और अब सरहदी इलाकों में भी, लद्दाख से लेकर मणिपुर तक जनता सड़कों पर आ गई है। ये हालात अच्छे नहीं हैं। हुकूमत को ये संदेश समझना चाहिए। जी धन्यवाद। जी आनंद जी। अब हमारे साथ में डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी भी हैं। मैं उनसे चाहूंगी कि वो टिप्पणी शॉर्ट में दे कि 370 धारा 370 हटाने के बाद देश में किस तरह का माहौल बन गया था या बनाया गया था कि अब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो आप बताइए कि ये जो अनुच्छेद 370 हटा देने के बाद से जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की हालत में क्या फर्क पड़ा है। जी हम तो चाहेंगे कि अपने बशीर साहब टिप्पणी दें। हाँ, आपने कहा है तो इनका एक नारा यह भी है कि 370 के पार, अब वो 370 तो हटा दिए हैं, उसके आगे वो क्या करना चाहते हैं अभी तो बेहतर तरीके से वही बता सकते हैं, जी हमारे विद्वान बता सकते हैं। और वो जो कह रहे हैं 400 पार आप लोग समझने में ये थोड़ी दिक्कत हो रही है। 400 पार मतलब पेट्रोल का दाम 400 पार कर देंगे, डीजल का दाम 400 पार कर देंगे। और इस तरीके से वो जो तो उनके स्लोगन का मतलब है, आप उनकी भावना को समझिए, आप उनकी भावना को समझिए और उस भावना
को ही समझाने के लिए अपना सोनम वांगचुक साहब को वहाँ उपवास पर बैठना पड़ रहा है। और एक तो चीज है कि सोनम वांगचुक साहब के 3 मांगों में एक ये भी है कि ये लेह लद्दाख में 2 सांसद दिए जाएं, क्योंकि उसका इलाका बहुत बड़ा है। लेकिन फिलहाल चूंकि अब इलेक्शन घोषित हो चुका है तो उनका एक मांग तो ऐसे ही खारिज हो गई, और अब बाकी चीजों के लिए फिर वो बेचारे आंदोलनरत है और वो मार्च निकालेंगे, सीधे सीधे अपने बॉर्डर पर जाएंगे। तो हम तो मतलब यही आह्वान करेंगे अपने पूरे देश का कि उनके साथ खड़ा हो, और उस दिन 24 तारीख 26 तारीख को जो उन्होंने मार्च की घोषणा की है उसमें लोगों को उनका साथ देना चाहिए। हम बनारस के तो लोग उनके साथ खड़ा होने के लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब शॉर्ट में हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो आरिफ बशीर जी हैं, आप बताइए, आप जम्मू कश्मीर को कई समय से देख रहे हैं, उसके बारे में आप अपने लेख भी लिखते हैं, तो आप बताइए कि 370 के बाद जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में क्या फर्क पड़ गया? जी, मैं आपको एक हल्का सा वाक्य सुनाता हूँ, इजाजत है? हिटलर से एक दिन कहा गया कि आप इतने क्रूर शासक कैसे बने? उसने कहा सिर्फ मुझे देखो कि मैं क्या करता हूं। वो दूसरे दिन गया, पहलू में एक बतख को लेके गया और दाने कुछ जेब में, बतख का एक एक पग निकाल के फेंकता रहा, एक दाना उसके मुंह में देता रहा, जब तक बतख के पूरे पग निकाल दिए, फिर नीचे फेंक दिया और बतख उनके कदमों में आके गिर गया और वो दाने दिए उसको तो बार पीछे पीछे चलने लगा। यही हालत हम हिंदुस्तानियों की है। मुझे ये बताइए, कश्मीर में जिनके पास से पाकिस्तान के हवाला का पैसा मिला, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क हो गई, जब्त हो गई। अच्छा है, ठीक है, जो गैर कानूनी काम करेगा उसके साथ वैसे ही सलूक होना चाहिए। एनआईए आया, ईडी आया, कोई भी आया, सीबीआई आया, आईबी आया, उनका फर्ज बनता है कि वो ऐसे लोगों की निशानदेही करें और उनको जेल में पहुंचाएं। लेकिन ये मुझे बताइए, ये पाकिस्तान से 2019 के इलेक्शन में इलेक्टोरल बॉन्ड किसी कंपनी ने खरीदे हैं और बीजेपी को दिए हैं, उसको तो कीजिए ना आइडेंटिफाई, वो किससे, उसको अरेस्ट कीजिए ना, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाइए। उसने दुश्मन कंट्री से पैसा लिया है इलेक्शन लड़ने के लिए। एक ये बात। दूसरी बात, हमने भी सुना, आपने भी सुना, सुनते रहे, न कोई सीमा के अंदर घुसा है, न कोई हमारी सीमा, न कोई हमारी जमीन खा चुका है। नाम नहीं लिया किसी ने नाम नहीं लिया। उधर मणिपुर आप भी देख रहे हैं, जल रहा है, अभी भी अशांत है। महिलाओं के साथ वहां क्या हुआ, किसी ने आवाज उठाई? किसी ने आवाज नहीं उठाई। लेकिन आवाज वहां उठानी है जहां पर बीजेपी नहीं है, वहां पे उनको बदनाम करना है। वो वेस्ट बंगाल में कुछ वाकया हो गया तो उसको उछाल दो, कहीं पे अगर कोई किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का शासन चल रहा है उनको उछाल दो। अब इस वक्त हमारा जो मरकज है डिस्कशन का, वो है सोनम वांगचुक साहब और उनका अनशन, उनका भूख हड़ताल और उनका डिमांड ये करना कि हमें 6 शेड्यूल में डाल दो, पूर्ण राज्य का दर्जा दो। जो अभी खालिद साहब ने एक बात कही थी, जम्मू कश्मीर के 3 हिस्से थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाखियों की डिमांड रही, लेह वालों की, करगिल वालों की नहीं, लेह वालों की, कि हमें केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाए, हमें इलाका केंद्र शासित इलाका दे दिया। वो तो हो गया, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये ढोल जो है, ढोल जो बज रहा है, ये दूर से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब ये ढोल घर में आके बजने लगेगा तो फिर पता